फोटो तो आप लोगों का सही है। प्रॉब्लम नंबर 40 सुनो, इसकी फ़ोटो मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन बचे थे, वो कर लेते हैं, फिर एक टॉपिक बचा एडी करंट, वो करवा देंगे। बोला क्या है, अगर एक सोलेनॉइड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस इधर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ एयर कोर इंडक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम 0.01। एक एयर कोर्ड इंडक्टर है, यानी कि ऐसी कॉइल इसके अंदर जो कोर है वो कोर ली ही नहीं गई है, यानी एयर है उसके अंदर, ठीक है। तो उसका जो इंडक्टेंस है वो 0.01 मिली हेनरी है, ठीक है। और वो बढ़ जाता है 10 मिली हेनरी हो जाता है अगर उसमें क्या कर दिया जाए कि आयरन कोर डाल दी जाए। क्या डाल दी जाए? आयरन कोर डाल दी जाए, आयरन कोर। तो हमें ये बताना है कि रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है, म्यू आर। म्यू आर कितनी है इस आयरन कोर की, म्यू आर कितनी है पता करो, देखिए ट्राई तो करो कम से कम। सोलोनाइड है बेसिकली, ठीक है, सोलोनाइड का लगाना है फॉर्मूला। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें एयर कोर है, यानी म्यू आर की वैल्यू क्या होती है एयर के लिए? 1 होती है। यहाँ पे हमने एयर कोर डाल दी तो 10 मिली हेनरी हो गया। हमें बताना है कितना इसकी म्यू आर की वैल्यू कितनी है, ट्राई करो कम से कम। एयर कोर इंडक्टर की 0.01 मिली हेनरी है और उसके अंदर क्या भर दिया गया? आयरन कोर। तो कोर का फर्क, कोर डालने से क्या हो जाता है? इंडक्टर बढ़ जाता है ना, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है, 10 मिली हेनरी हो गया है। तो हमें म्यू आर बताना है, इस आयरन कोर का म्यू आर कितना है। जनरल फार्मूला क्या होता है सोलेनॉइड का? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है ना। और जब किसी कोर, आयरन कोर का लगा दो तो क्या हो जाता है? म्यू आर म्यू नॉट अपॉन होता है। वो चीज़ लगाओ ना, हो जाएगा। लेट कर दिया क्या बात? क्वेश्चन नंबर 40 जो 2 होमवर्क दिए थे, किए तो है नहीं, उसको करवा रहे हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक एयर कोल्ड इंडक्टर है, ठीक है, सोलेनॉइड है बेसिकली। कहाँ बैठोगे, कहाँ बैठोगे? इधर है जगह, इधर आ जाओ। सुनो, इधर आ जाओ, जगह है, बैठो ना। दिखेगा ही नहीं, इतनी पीछे बैठे हो। है? तुम्हारा कितना आ रहा है? 1000 1000 आ रहा है, वेरी गुड। देखो अभी देखना कितना आसान क्वेश्चन है ये। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला। अच्छा, एयर कोर के लिए कितना होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है कि नहीं? ये कब यूज़ करोगे? जब एयर कोर थी, ठीक। अब एक आयरन कोर हमने रख दी जिसका म्यूचुअल आपका रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है? म्यू आर है। तो सपोज एल डैश हो गया, ठीक। एल डैश मतलब 10 मिली हेनरी हो गया। तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज नहीं हुए हैं, एरिया भी चेंज उसका नहीं हुआ है, बस कोर ही तो डाल दिया उसके अंदर यार। इसकी एल की वैल्यू कितनी है? 0.01 मिली हेनरी है। तो मिली का मतलब 10 की पावर माइनस, सॉरी 10 की पावर -3 हेनरी, ऐसे बोल सकते हैं इसको। एल डैश की वैल्यू कितनी है? 10, यानी 10 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? 10 इंटू 10 की पावर -3, 0.01 म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो म्यू आर की वैल्यू सॉल्व करो, कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है तुमसे, तो आपको याद क्या रखना? बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो बस इसलिए मैं करवा दिया कि कितनी आईक्यू चल रही हो, मतलब कि कितना समझ रहे हो चीज़ों को, इसलिए करवाया मैंने क्वेश्चन, वरना ज़रूरी नहीं था ये क्वेश्चन करवाना। आपको फॉर्मूले याद रखने सभी,
कहाँ किसका क्या मतलब है ये याद रखना है, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, रिलेटिव परमेबिलिटी 1000 होगी आयरन कोर की, सॉफ्ट आयरन कोर। अरे जगह है, इधर आ जाओ ना, क्यों बैठे हो पीछे, नहीं दिखेगा। चलो चलो दिख, हाँ इधर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ यार, इधर बैठ जाओ, उसके पास बैठ जाओ, जगह बनाओ इसके लिए, वहाँ मच्छर काटेंगे फालतू में। ऑनलाइन में समझ में आया इस चीज़? अच्छा, जो कल मैंने वीडियो भेजा था, समझ गए ना नॉर्थ पोल साउथ पोल का फंडा? अब तो नहीं कन्फ्यूज़न है, समझ रहे हो ना? तुम्हें लगता है कि उधर से भी क्लॉकवाइज है, इधर से भी, लेकिन एक्चुअल में इधर से अगर क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा, जा ही रहा होगा। क्यों जा रहा होगा, समझ गए? तो मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ उस चीज़ को, आपको बस ये देखना है, मैग्नेट वाली साइड के तार को ऊपर से मानना है, ठीक है। तो अगर मैग्नेट वाले साइड की तार को ऊपर से मानोगे, ठीक है, ये तार देखो, यहाँ से तुम्हें क्या लग रहा है, ये ऊपर से जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कुछ पता चल रहा है? नहीं। तो नीचे से भी कंसीडर कर सकते हो, इसको ऊपर से भी मान सकते हो, तो हमेशा ऊपर से ही मानना। तो अगर क्लॉकवाइज फ्लो करवाना है तो ऐसे करवा दो, एंटी क्लॉकवाइज अगर नॉर्थ पोल बनना होगा तो ऐसे करवा दो, कि ऐसे जाके इधर से, ऑब्वियसली उससे मतलब ही नहीं ना उधर वाले पोल से, ठीक है ना। तो छोटे सा डाउट था, पता नहीं क्यों इतना कन्फ्यूज़ हो रहे थे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ऑनलाइन में नोट कर लिया सबने? कनेक्ट हैं ये लोग? अरे ऑनलाइन में नोट हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और होमवर्क दिया था, वो किया कि नहीं किया? पहले इसको नोट कर लो फटाफट। वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तुमने किया? क्या आया बताओ? चलो हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है भाई, वो ये वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक फिगर दे रखा है उसमें, तो मैं फिगर बना दे रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम नंबर है 25, ठीक है, उसको बता रहा हूँ मैं। कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, बल्ब भी लगाया है इन्होंने, बल्ब लगा है, दिस इज बल्ब, बैटरी लगी हुई है, स्विच है, SBRL B1 B2, ठीक है। कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है हमें। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। भाई इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर क्या कॉइल की फॉर्म में है, लेकिन है तो यार एक वायर ही। तो बोला क्या गया है कि एक इंडक्टर L है और एक रेजिस्टर R है, ठीक है, कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू अ बैटरी, एक बैटरी से कनेक्टेड है पैरेलल, और द रेजिस्टेंस R इज सेम एज दैट ऑफ द कॉइल। कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, भाई कॉइल है क्या, रेजिस्टेंस नहीं होगा उसका, है तो वायर की ही, कॉपर वायर को लपेट दो उल्टा, ऐसे से लपेट दोगे तो क्या रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करेगा। हमने अभी तक जो सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा है वो हमने मान के करा है कि रेजिस्टेंस हमने कंसीडर नहीं किया था उसको, हमने इंडक्टेंस, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस किसकी वजह से होता है, एल की वजह से होता है, आर का कोई रोल नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए एल को, मतलब कि कोई भी वायर है उसकी, उसको कॉइल की फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देता हूँ तो और भी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं रेजिस्टेंस के अलावा, एल भी आ जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस का वहाँ पे हमने, जब जो चीज़ पढ़ोगे उसी की बात तो करोगे। जैसे हमें विस्कोसिटी पढ़नी है तो हम बाकी चीज़ें नहीं पढ़ते ना, केवल विस्कोसिटी पढ़ते हैं ना, वो और क्या और चीज़ें नहीं लग रही होंगी वहाँ पे, प्रेशर भी लग रहा होगा, लेकिन उस समय किसकी बात करते हैं, केवल विस्कस फोर्स की बात करते हैं। उसी तरीके से जैसे कॉइल जब सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे तो हम केवल एल की ही बात कर रहे थे, आर की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये और ये सेम रेजिस्टेंस है इन दोनों का, ये जो कॉइल है और इसका सेम रेजिस्टेंस है, ठीक है। टू आइडेंटिकल बल्ब्स, ये B1 और B2 क्या आइडेंटिकल है, यानी कि सेम उनका रेटिंग होगी, सेम सब कुछ सेम होगा, ठीक है। पहला हमें पार्ट बताया गया, विच ऑफ द बल्ब लाइट अप ब्राइट व्हेन एस इज, ब्राइट नहीं है अर्लियल होगा, ठीक है, ब्राइट को मैंने काट के अर्लियल कर दिया था, वो गलत लिखा है इसमें। विच ऑफ द बल्ब्स लाइट्स अप अर्लियर व्हेन एस इज क्लोज्ड, अगर मैं एस को क्लोज कर दूँ,
एस को क्लोज कर दूँ तो इसमें से कौन सा पहले जलेगा बताइए। देखो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ये करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये इंडक्टेंस की वजह से क्या होगा, एक बैक ईएमएफ क्रिएट होगा। भाई एल का जब कहाँ यूज़ है तो कुछ तो मतलब होगा यार, ऐसे थोड़ी डायग्राम में दे दिया गया। ये सेल्फ इंडक्टेंस होगा कि नहीं होगा, यानी कि बैक ईएमएफ ये वाला ये क्या करेगा, बैक ईएमएफ बनाएगा। अभी करंट क्या हुआ, जस्ट तुमने क्लोज किया है, करंट ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये सब चीज़ें मिली सेकंड में हो जाती हैं, जो मैं तो बता रहा हूँ ना, बहुत माइक्रो सेकंड की बात है ये। तो जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, करंट फ्लो हुआ, कुछ करंट इसमें गया और इसमें क्या होगा, कुछ करंट कम जाएगा, फिर बैक ईएमएफ डेवलप होगा, या फिर अपोजिशन ऑफर हो रहा है, या फिर पहुँच ही नहीं पाएगा। तो पहले करंट कहाँ पहुँच रहा है, इस वाले में, इस वाले आर में सबसे पहले करंट पहुँच रहा है, इसमें क्यों नहीं पहुँच रहा है, बिकॉज बैक ईएमएफ क्रिएट हो रहा है यार, ठीक है। तो पहला बल्ब कौन जलेगा, B2 वाला जल जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम्हें पहले से पता है, कैसे यूज़ करना यही तो नहीं पता है। तो कौन सा पहले जलेगा, B2, ये B2 ही है ना, विल ब्राइट अप अर्लियर। ये शुरुआत वाली कहानी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, वो अपोज करने की कोशिश करेगा करंट को, करंट का विरोध करेगा, ठीक है। हाँ तब तो बात ही अलग थी, तब तो यार पैरेलल में बराबर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होता, सेम रेजिस्टेंस होता, सेम करंट जाता, बराबर और जलते भी। अभी बताऊंगा, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं। बिकॉज ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, बैक ईएमएफ इज जनरेटेड इन द अबव कॉइल विच अपोजेज द ग्रोथ ऑफ करंट। अब अपोज कर रही है, यानी कि आने नहीं दे रही है, तो अपोज कर रही है, बाद में जलेगा, ये पहले जल जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा, अब आते हैं, पहला पार्ट समझ में आया, इसका रीज़न लिख लो, पहले डायग्राम बनाओ, रीज़न लिख लो। बस तो आई रही लाइट चला, देखिए इसमें B2 विल राइट, बना लो तो कॉपी भर गई। जैसे एक बार अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, फिर शुरुआत से रिवाइज करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि जो है एक बार रिफ्रेश हो जाएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके चैप्टर टेस्ट लेंगे, रिवाइज टेस्ट से पहले रिवीजन, फिर उसका टेस्ट ले लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। यार स्कूल का कुछ नहीं, हाँ तो टेस्ट देखते हैं, हम ले लेंगे, ठीक है, जल्दी लेंगे। देखिए देखिए, द बल्ब B2 will light up, the bulb B2 will light up earlier than B1, light up earlier than B1, full stop, because, sorry, full stop नहीं, because due to self inductance of the coil, because due to self inductance of the coil, बैक या फिर सेल्फ इंड्यूस करंट इज जनरेटेड, due to the self inductance of the coil, as self induced current is generated in the coil which opposes the growth of current. ये करंट बढ़ना चाहता है, ये क्या करेगा, घटाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें करंट, इसमें इतना पोजीशन होगा नहीं, पहुंच जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉइल ही सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट करती, एरिया हो जाता है ना उसमें। स्ट्रेट वायर में क्या होगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो उतना फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, मतलब कि इंडक्टेंस हो, ऐसा नहीं है कि इंडक्टेंस देता नहीं है, थोड़ा बहुत देता है, लेकिन इतना नहीं, कॉइल ज़्यादा देती है। आपको अगर रेजिस्टेंस वायर का कैसा, वायर की मोटाई भी तो होती है कुछ ना कुछ, लेकिन अगर लूप की फॉर्म में कर दूँ तो ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी तब आएगी, कि कहीं ना कहीं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल है ना, ए क्या है वहाँ पे, एल कब आएगा, जब अगर ए जीरो कर दूँ मैं तो एल जीरो नहीं हो जाएगा, सॉरी वो एल जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो समझ में आ गई पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोला गया है, विल द टू बल्ब्स विल इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम,
कुछ समय बाद क्या दोनों बल्ब सेम जलेंगे, मतलब सेम ब्राइटनेस से जलेंगे? हैं? सोचो यार, ऐसे मत बोला करो, सोच लो पहले। हाँ, अभी तो हमने स्विच क्लोज किया था ना, तो करंट ग्रो होना चाहता था, तो ये तब बैक ईएमएफ जनरेट कर रहा था। कुछ टाइम बाद क्या होगा, करंट अपनी फुल उस पर पहुँच गया होगा, कांस्टेंट वैल्यू पे पहुँच जाएगा, एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि जो इंड्यूस करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा होगा, तब कोई कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगेगा। अभी शुरुआत में क्या था, 0 से आई की तरफ बढ़ना चाह रहा है, आई नहीं फ्लो हो रहा है, आई मतलब कि कुछ आई डैश फ्लो हो रहा होगा, यानी बढ़ रहा होगा करंट, इसके कहीं बीच में रहा होगा, तब इसने अपोज किया होगा। अब ये स्टेडी स्टेट में पहुंच गया सपोज कुछ टाइम बाद, कुछ मिली सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम, उसमें आपके मैक्सिमम करंट में पहुंच गया। अब करंट चेंज हो नहीं रहा है, करंट चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स भी चेंज हो नहीं रहा है, फ्लक्स चेंज हो नहीं रहा तो एल का कोई मतलब ही नहीं रह गया, यानी सेल्फ इंडक्टेंस का कोई मतलब नहीं होगा, यानी बैक ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा। तो बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो इसका रेजिस्टेंस सेम है, तो थोड़ा करंट इसमें चला जाएगा, आई का कुछ करंट, स्टेडी वैल्यू का कुछ करंट इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है तो बराबर करंट चला जाएगा। तो जब बराबर करंट जाएगा इसमें तो क्या होगा, बराबर लाइट अप होंगे। तो बल्ब का नेचर भी क्या है, बल्ब भी आइडेंटिकल है, सेम वोल्टेज के हैं, सेम सब कुछ है, रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम है, तो सब कुछ सेम ही सेम होगा ना। सेकंड केस में क्या होगा, आफ्टर द करंट अचीव्स अ स्टेडी वैल्यू बोथ द बल्ब विल ब्राइट अप इक्वली। ठीक है, लिखिए, समझ में आएगी नहीं बात यार? लिखिए, आफ्टर स्टेडी स्टेट इज अटेन्ड, आफ्टर स्टेडी स्टेट इज अटेन्ड, आफ्टर स्टेडी स्टेट इज अटेन्ड द सेल्फ इंडक्टेंस एल का कोई रोल नहीं रह जाएगा तब। ऐसा नहीं एल रहेगा, एल की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू फाई अपॉन आई होता है ना, फाई 0 हो गया, या भी फाई फ्लक्स, जो फ्लक्स तो पास हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज होना ज़रूरी है। हाँ, di/dt होना ज़रूरी है, करंट चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होएगा ही नहीं जनरेट। ठीक, आफ्टर स्टेडी स्टेट इज अटेन्ड द सेल्फ इंडक्टेंस L plays no role and the two bulb will be equally bright दोनों बल्ब क्या हो जाएंगे, इक्वली ब्राइट हो जाएंगे। तो इसी के तरह और भी क्वेश्चंस हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सब में कॉन्सेप्ट यही है, आप लगाइए, कुछ डाउट हो तो पूछो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सब में एक ही चीज़ हो रही होगी, आपको पकड़ना है कॉन्सेप्ट। ऐसे में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, क्या मतलब कि तुम एक्सपेक्ट करो क्या यही क्वेश्चन आ जाएगा? इससे हमने कुछ सीखा, उस कॉन्सेप्ट को आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो, कि एक बात हमें नहीं पता चली, स्टेडी वैल्यू जब करंट की हो जाती है तो एल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो चीज़ों से क्वेश्चन क्वांटिटी पे ध्यान ना दो, उससे सीख क्या रहे वो देखो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इतनी मोटी किताब इन्हीं क्वेश्चनों की बन सकती है, तो क्या सब वही करते रहोगे आप उनसे? अब डायरेक्शन जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला है, सिंपल कॉन्सेप्ट पकड़ लो, अब कैसा भी क्वेश्चन आए कर लोगे, कुछ भी आ जाए। ठीक है ना, प्रैक्टिस करो बस, ये है, प्रैक्टिस करते रहो, डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। एक टॉपिक रह गया, ईडी करेंट्स, हेडिंग डालो, ईडी करंट, लास्ट टॉपिक है ये, एक रह गया था। वैसे अल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ा देते हैं कभी कभी, पहले ही पढ़ा दे रहे हैं हम। ठीक है, ईडी करंट, ईडी मतलब भंवर, ईडीज होती है ना, पानी जब जो जो पुल होते हैं, पुल, उनके जो पिलर्स होते हैं, पियर्स बोलते हैं, पिलर्स नहीं बोलते, पिलर्स तो उनके ब्रिज के लिए खास पियर्स बोला जाता है उनको। पियर्स होते हैं, जब पानी टकराता है तो देखते हो कि चारों तरफ गोल 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 ऐसे बन जाता है पानी का, उसको वाटर ईडीज बोलते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, करंट की ईडीज। करंट भी सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मूव जब करने लगता है उसको ईडी करंट बोलते हैं। कैसे बनता है वो सब बताते हैं। ईडी करंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये ईडी करंट लॉसेस पूछा जाता है बेसिकली ट्रांसफार्मर में, तो इसका कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होगा, इसलिए पहले ही पढ़ लो इसको। तो ईडी करंट क्या होता है देखो ध्यान से। अभी तक हमने क्या ली थी, कॉइल ली थी ना, कॉइल बी से क्या होती थी, खोखली होती थी, बी से क्या थी, खोखली। इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया तो उसकी एरिया चेंज होती थी, फ्लक्स जितना अंदर जा रहा है इसके या बाहर आ रहा है वो चेंज होता था,
तो उसमें करंट ऐसे ऐसे बन जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये सपोज सॉलिड कॉइल ले लेता मैं, सॉलिड मेटल शीट ले लेता कोई, सॉलिड मेटल शीट, लेकिन अंदर भरा हुआ है पूरा, मान लेते भरा हुआ है, और इसको मैंने एक पेंडुलम से लटका दिया या फिर किसी से हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे हमने धक्का दिया, ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, ऐसे ऐसे करता रहेगा, मूव करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी डैम्पिंग नहीं होगी। डैम्पिंग का मतलब कि एनर्जी लॉस। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? एनर्जी लॉस। ठीक, अभी कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है इसके चारों तरफ। अब सपोज मैं इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूँ, क्या रख दूँ? किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको ऑसिलेट करवाऊँ। यहाँ पे एक नॉर्थ पोल सपोज है, यहाँ क्या है? साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। यानी मैग्नेट ऐसे समझो, मैग्नेट ऐसे रखे हुए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ऑसिलेट ऐसे ऐसे हो रहा है। ये आपका मेटल शीट है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रही है। पहले नहीं थी, पहले मैग्नेट नहीं थे, तो आराम से ऑसिलेट हो रही थी, कोई भी डैम्पिंग नहीं थी, एयर वेयर कुछ नहीं थी समझ, ठीक है, तो कभी डैम्पिंग हो ही नहीं रही थी। अब जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा मैं, तो क्या होगा? इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। याद रखना, सॉलिड कॉइल है ये मेटल शीट है सॉलिड वाली, खाली कॉइल नहीं ली है मैंने, ठीक है, बीच से खोखली वाली नहीं, सॉलिड, ठीक है। ऐसा नहीं कि तार ऐसे करके रेक्टेंगुलर शेप में कर दिए, पूरी एक मेटल जैसे कोई आयरन शीट ले ली, शीट टाइप की थी, शीट को लटका रहा हूँ, पेंडुलम की तरह घुमा रहा हूँ। अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में जब ये घूमेगा ऐसे, जब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? इसमें डैम्पिंग शुरू हो जाएगी, कुछ टाइम बाद रुक जाएगा, ये बहुत जल्दी रुक जाएगा बिल्कुल। इसमें क्या हो जाएगी? डैम्पिंग शुरू हो जाएगी। क्यों ऐसी डैम्पिंग शुरू होती है? बिकॉज इसमें एक इंड्यूस करंट या फिर कुछ इस तरीके से, इंड्यूस करंट तो पहले भी जनरेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे करंट क्या जनरेट होगा? कुछ ऐसे सर्कुलर शेप में होगा, इस फॉर्म में एक करंट इसमें जनरेट होने लगेगा, जो कि क्या करेगा? इसके मूवमेंट को या फिर फ्लक्स चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा। इन्हीं सर्कुलर करंट्स या फिर जो भंवर की फॉर्म में जो करंट है, इन्हीं को करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कॉज करते हैं? डैम्पिंग कॉज करते हैं, समझ रहे हो? यही एडी करंट्स हैं। जब किसी मेटल शीट को किसी फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है, तो डैम्पिंग कॉज होती है। क्यों डैम्पिंग कॉज होती है? बिकॉज एडीज़ की फॉर्म में करंट जनरेट हो जाते हैं उसकी सरफेस पे, और यही क्या करते हैं? अपोज करते हैं उसके मोशन को, और डैम्पिंग या फिर एनर्जी लॉस करते हैं, और ये कुछ बहुत जल्दी ही रुक जाती है। समझ गए? इतना समझ गए होगा ना यार। इनका काम भी है, और ये पहले कहीं कहीं ट्रांसफार्मर में एडी करंट क्या है? अनडिज़ायरेबल है, वहाँ पे हम नहीं चाहते हैं एडी करंट बने, तो उसके लिए कुछ तरकीब बनाई जाती है, वो बताऊँगा क्या होती है। कहीं कहीं इनका यूजेस भी है, कहीं बहुत जगह भी यूज़ भी होता है। जैसे इलेक्ट्रिक ब्रेक्स लगते हैं, देखते हुए ट्रेन वगैरह में ब्रेक्स, उसमें क्या होता है? एडी करंट का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ब्रेक्स वगैरह पे। एक होता है हाइड्रोलिक ब्रेक, उसमें वाटर का यूज़ करते हैं। एडी करंट का यूज़ होता है ब्रेक्स लगाने में भी, मैग्नेटिक फील्ड से ब्रेक। उसमें क्या करते हैं? टायर जो होता है, टायर का व्हील है वो घूम रहा है, उसका एक्सिस जो होता है वो, उसमें मेटल शीट लगा देते हैं। मेटल शीट से क्या होता है? और उसी में फ्लक्चुएट करते रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और भी बहुत कॉम्प्लेक्स है ये चीज़, लेकिन एक्चुअल यूज़ क्या हो रहा होता है? एडी करंट का ही हो रहा होता है, क्योंकि इसका डैम्पिंग करता क्या है? ये डैम्पिंग हीट जनरेट करता है। भाई जब कभी एनर्जी लॉस होगा, तो भाई जो मोशन है, मोशन काइनेटिक एनर्जी कहीं तो लॉस होगी, हीट जनरेट होने लगती है। ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट हमारे लिए डिज़ायरेबल है कि अनडिज़ायरेबल है? वहाँ पे अनडिज़ायरेबल है। पता लगा एडी करंट ऐसे बनने लगे, जल गया, फूक गया ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो वहाँ पे अनडिज़ायरेबल है। लेकिन यही कहीं कहीं डिज़ायरेबल भी हो जाता है। जैसे फर्नेस होती है, इंडक्शन फर्नेस होती है, वहाँ पे क्या होता है? एडी करंट से बहुत से मेटल्स होते हैं, उनको उसको मतलब उसको पिघलाने के लिए यूज़ होती है एडी करंट्स, ठीक है। तो उसके यूजेस भी हैं, और कहीं कहीं अनडिज़ायरेबल भी है। और क्यों अनडिज़ायरेबल है? क्योंकि ये एनर्जी लॉस करती है और हीट जनरेट करती है। एडी करंट्स हीट जनरेट करते हैं। इनका नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि ये थोड़े गोल गोल चक्कर टाइप के ये करंट्स होते हैं, मेटल सरफेस पे जनरेट होते हैं। इतना लिखो, पहले डायग्राम बनाना चाहो बना लो, इसमें लिखो। ऑनलाइन में समझ में आ गया? ज़्यादातर 1-2 नंबर पूछा जाता है, ज़्यादा कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका इतना तब ऐसा भी नहीं कभी नहीं पूछा गया बहुत कम बार, फ्रिक्वेंसी कम है इसकी पूछे जाने की, लेकिन है इसका रोल बहुत ज़्यादा है। और एडी करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जिस तरफ भी फ्लक्स चेंज हो रहा हो, लेंज लॉ से ही निकाली जाती है। इसकी भी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? लेंज लॉ से ही। तो जिस तरफ भी, अब मैंने तो ऐसे रैंडम बना लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई जिस तरीके से भी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा वो तो पता है ना कि क्या डायरेक्शन लेते हैं। लेंज लॉ का अब इतना तो सीख गए होगे।
अभी भी डाउट हो तो पूछ लो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रैंडम मैंने डायरेक्शन बनाई है, ये मत समझना क्लॉकवाइज ही करंट है, एंटी क्लॉकवाइज ही, कुछ भी बन सकता है, जैसा भी फ्लक्चुएशन हो रही है। जैसे जब इधर आ रहा होगा तो कैसा बनेगा, मान लेते हैं क्लॉकवाइज बनेगा, तो पीछे की साइड जा रहा होगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक अपोजिशन बन रहा है, ठीक है, हर पॉइंट पे एक अपोजिशन हो रहा है, इसी वजह से रुक जाता है। इसमें लिखिए एडी करेंट्स आर द करेंट्स, एडी करेंट्स आर द करेंट्स induced in solid metallic masses। सॉलिड है, याद रखना है, ये बीच से हॉलो खाली नहीं है, ठीक है, पूरा सॉलिड मास होना चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी एडी करंट जनरेट होंगे। हाँ, वरना तो क्या होगा, इंड्यूस करंट तो वैसे भी जनरेट होता था कॉइल में, ठीक है। मेटेलिक मासेस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग थ्रू देम, थ्रेडिंग चीर के जो जा रही है उसको थ्रेडिंग, यही पास हो रही हैं, थ्रेडिंग थ्रू देम चेंजेस। तो ये तो बात हो गई, एडी करंट जनरेट होते हैं। तो कुछ तो यार तरीका ऐसा होगा, इनको रिड्यूस कर सकते हैं भाई, कहीं हमें रिड्यूस करना है, जैसे ट्रांसफार्मर बनाना है हमें, तो रिडक्शन का क्या तरीका हो सकता है। देखा होगा ट्रांसफार्मर में जो जो अंदर कॉइल यूज़ होती है सॉलिड वाली, वो लेमिनेटेड होती है, देखा होगा। चलो लेमिनेटेड नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, ये तो अगर मैं, सुनो ध्यान से सुनो, सॉलिड मास ही रखूँ, बस बीच में क्या कर दूँ, कट लगा दूँ, इसमें कट्स कर दूँ, इसमें क्या कर दिए हैं, कट कर दिए जाए। अच्छा, करंट को रिड्यूस करने का तरीका क्या होता है, करंट को भी करंट, रेजिस्टेंस बढ़ा दो। रेजिस्टेंस कैसे कब बढ़ेगा, जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रॉन का पाथ अगर छोटा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, कि लेंथ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है ना। तो किसी तरीके से मैं जो करंट है इसकी लेंथ बढ़ा दूँ कि ज़्यादा दूरी तय करे, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही बेसिक जो है प्रिंसिपल हम अडॉप्ट करते हैं एडी करंट को कम करने के लिए। सब इतनी ही बड़ी आपकी क्या है, जो अभी पहले एक्सपेरिमेंट में जो हमने किया था, इतना ही बड़ा मास है, सॉलिड मास है कोई भी मेटल का। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, यानी कि ऐसे करके कट कर दिया, कर सकते हैं ना, काट के कर दो। अब इसमें एडी करंट जनरेट हुए होंगे और इसे मोशन कर रहा है वो। पहले डैम्पिंग ज़्यादा थी, इससे पहले वाला क्या बहुत जल्दी रुक जाता था, पता बहुत तेज़ी से क्या ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे तुमने किया, ऐसे ऐसे हुआ, रुक गया, ठीक। अब क्या किया हमने, थोड़ा इसमें कट कर दिया, तो करंट कैसे फ्लो होगा, इनके थ्रू ऐसे ऐसे फ्लो होगा, पाथ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया उसका, पहले सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, अब क्या हुआ, ऐसे 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 जाके ऐसे जाके ऐसे जाके फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको उसका पाथ बढ़ गया। पाथ बढ़ गया तो क्या, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा चलना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, करंट कम हो गया। तो एडी करंट ऐसे मिनिमाइज़ करे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी शीट थी। अब हम प्रैक्टिकल कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर हम सपोज एक सॉलिड मास ऐसा लेते हैं, तो हम ट्रांसफार्मर वगैरह में क्या करते हैं वो देखो, अपन ट्रांसफार्मर अंदर तो देखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आइडिया तो होगा यार। छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जो लगते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, छोटे वाले तो देखे होंगे ट्रांसफार्मर, अंदर नहीं देखा होगा ना उसके, वही तो बात है ना। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, कोर जो होती हैं भाई, तार जो लपेटे जाते हैं, जो ऐसा नहीं है कि कॉइल नहीं लपेटी जाती हैं, कोर का तो यूज़ होगा ही ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए। एक होता है कॉइल, और इसके बीच में जो होती है वो क्या होती है, कोर होती है। फ़र्क समझो, मैं कोर की बात कर रहा हूँ अभी, कॉइल की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉइल तो खोखली होती है ना अंदर से। भाई कॉइल को लपेटो, क्या हवा में लपेट दोगे, किसी के कुछ बेस चाहिए ना, उसी के ऊपर तो लपेटोगे। तो जिस चीज़ में लपेटते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, एडी करंट उसमें जनरेट होती हैं, तो वही तो हमें मिनिमाइज़ करना है, वरना वो हीट जनरेट करेंगे, या फिर करंट जो भी इफेक्टिव करंट है उसको रिड्यूस करेंगे, या फिर तुम्हारा एनर्जी लॉस करेंगे। तो लॉसेस तो हैं कहीं ना कहीं, हीट बेसिकली हीट जनरेट करती हैं। तो एक कोर ऐसी है,
इसमें क्या हो गया, तो पूरी सॉलिड है, क्या है ये पूरी सॉलिड है। अब सॉलिड में क्या होता है, एडी करंट ज़्यादा जनरेट होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो इसको, इसका जो रेमेडी है या फिर इसका जो हम सही करने का तरीका है, मुझे कोर बनानी है किसी भी शेप की हो, उससे मतलब नहीं है, हमने एग्जाम्पल लिया है। तो उसको क्या कर दिए जाते हैं, इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, यानी कि लेमिनेट कर दिया जाता है इसको, इसके फ्रेगमेंट्स कर दिए जाते हैं ऐसे, ये छोटे छोटे, इतना ही बड़ा है टुकड़ा, इसके फ्रेगमेंट्स कर दिए और 2 टुकड़ों को किससे जोड़ दिया मैंने, वार्निश होती है, वार्निश, इंसुलेट कर दिया। ये जो ये एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, टुकड़े नहीं दिख रहे हैं ये आपस में मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इतना ही सॉलिड मास बनाया है, बस क्या है, फ्रेगमेंट्स में बनाया मैंने। एक पूरा पूरा हमने रख दिया था क्यूब या जो भी शेप है, एक होता है हमने टुकड़ों में बनाया है, उसको जोड़ जोड़ के, ठीक है। ली सिलेंड्रिकल कोर ही है या फिर जो भी शेप की कोर है, लेकिन फ़र्क क्या है, एक को मैंने सॉलिड, कुछ भी मैंने लेमिनेशन नहीं किया था या फिर कुछ भी हमने टुकड़े नहीं किए थे उसके। अब हमने क्या किया, 2 टुकड़े किए, ऐसे जोड़ दिया आपस में, एक वार्निश लगा के, इंसुलेट करके, बेसिकली इंसुलेट कर दिया। फिर दूसरा टुकड़ा लिया, उससे जोड़ दिया इंसुलेट करके। इसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड कोर। तो जब लैमिनेटेड कोर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी इंडी करंट जनरेट हुआ होगा, यहाँ पे अलग जनरेट हुआ होगा, यहाँ पे अलग हुआ होगा, यहाँ पे अलग जनरेट हुआ होगा। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, पाथ बढ़ा दिया उसका, क्या बढ़ा दिया, और एक टुकड़े को दूसरे से इंसुलेट करने से क्या होता है, ईडी करंट कम हो जाता है। यहाँ पे देखो, ठीक, फ्रेगमेंट्स में बांट देने से ईडी करंट कम हो जाता है। यही तुम्हारा उसमें भी करते हैं, ट्रांसफार्मर में भी करते हैं। वहाँ पे देखना, एक पत्ती दूसरे पत्ती चिपकी हुई होती है, छोटे वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, एक पत्ती दूसरी पत्ती चिपकी हुई होती है, पतली पतली प्लेट्स होती है ना, वो चिपकी हुई होती नहीं है आपस में, कभी देखना है यार, देखा क्या तुमने, ऐसे होती है यार, ऐसे शेप में होती, कई सारी पत्तियां चिपकी होती हैं आपस में, उसके ऊपर तार लपेटे होते हैं चादर के अंदर। हाँ, तो वो इतनी मोटी होती है, उसमें कई सारी प्लेट्स होती है ना, तो क्यों होती हैं, चिपकी हुई क्यों होती हैं, अलग अलग कर देते, एक ही में लगा देते पूरी। तो अगर मेरे पास कहीं रखा होगा, मैं दिखाऊँ, अरे है तो यार, ए उठाओ, ये देखो रखा भी है, वाह, रखा भी है, वाह, ये देखो, इसके अंदर अगर देखें हम, ये ट्रांसफार्मर, मिनी ट्रांसफार्मर ही है, अरे और भी काम करते हैं तो इसमें अगर मैं खोल के इसमें अगर खोला जाएगा तो इसके अंदर ऐसा ही होगा, ये देखो दिख रहा है, हाँ, तो इसमें देखोगे तो कई पत्तियां टाइप की होंगी, वो आपस में चिपकी हुई होंगी, जो सॉलिड मास है। तो ये बेसिकली क्यों बनाया जाता है, लेमिनेटेड कोर ही है वो, जिससे कि आपका एडी करंट, जब भी मैं करंट सप्लाई करूँ तो आपका क्या हो जाए, कम हो जाए, एडी करंट्स कम हो जाए, ठीक है। समझ में आया आपको, बस इतना ध्यान रखना है, बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर्स वी कैन रिड्यूस एडी करंट्स, इतना ध्यान रखना है। करते कैसे हैं, फ्रेगमेंट्स ले लेते हैं, टुकड़े, मतलब कि वही जो सॉलिड में हम यूज़ करना चाहते हैं उसके टुकड़ों में यूज़ कर लेते हैं, और आपस में एक दूसरे से इंसुलेट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि फेविकोल लगा के चिपका दो, ये मतलब प्रॉपर वार्निश का यूज़ करते हैं और इंसुलेट कर देते हैं एक दूसरे से। तो उससे क्या हो जाता है, आपका कम एडी करंट जनरेट होता है और हीट लॉसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। तो इसके आगे लिखिए, इसके आगे लिखिए, वार्निश बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जो इंसुलेट कर देता है दो कोर्स को आपस में, दो जो लेमिनेशंस हैं उनको आपस से एक दूसरे से सेपरेट कर देता है, इंसुलेट कर देता है। हाँ, वही इसने तब भी देखा है, कुछ तो जानता है उसके बारे में, सही कह रहे हो तुम। अरे यार, तुमने भी देखा होगा यार, ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा, पत्तियाँ टाइप की होती हैं, निकलती हैं, वो आपस में देखो हटानी पड़ती हैं हमें, तो वो क्या होती है, यही तो लेमिनेशन ही तो होते हैं, ठीक है, देखा होगा तुम लोगों ने, सबने देखा होगा। अब ऐसा नहीं कोई चीज़ रखी खोल के देख रहे हो, बेवकूफ़ी कही जाएगी। आप कहीं से भी देख रहे हो, इंटरनेट है, बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरनेट से देख सकते हो लेमिनेशंस कैसे होते हैं, देख सकते हो। नहीं, पैराबोला इन द सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में कि मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे इंटर कर रहा है, हाँ, तो देखो कर्व ऐसे, देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे बन रहा है, तो पैराबोला हो गया। लो, अब ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं था, लेकिन ये बाहर से अगर प्रोजेक्ट करवाएंगे इसको, तो पैराबोला, कुछ पोर्शन पैराबोला ही हुआ, सर्कल का कुछ पोर्शन पैराबोला हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, कर्व ही तो है। अगर मैं एज अ होल देखूँ, कोई ज़रूरी थोड़ी ना सर्कल ही पूरा करेगा, हमने क्वेश्चन करवाया हमेशा क्या सर्कल पूरा करता था, ऐसे करके बाहर, अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बाहर आ गया, लो सीधे आ गया, तो इतने पोर्शन में उसने क्या किया,
पैराबोला की कर सकता है, पैराबोला भी कर्व है ना। अब डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, तो उसके हिसाब से रेडियस तय हो जाएगा उसका। तो सर्कल, हाँ तो मैं क्वेश्चन बताना ना, ऐसे में उसमें जैसे तो सर्कुलर को प्रेफर करोगे, ऑप्शन अगर कई सारे दिए तो सर्कुलर को प्रेफर करोगे, क्योंकि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में जब परपेंडिकुलरली उसको प्रोजेक्ट करवाते हैं तो सर्कुलर पाथ ही फॉलो करता है, और अगर किसी एंगल पे करवाएंगे तो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, आप बस इस पर चलो, बाकी पैराबोला भी होता है, लेकिन 10 बातें सुनो, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत करो अपने आप को। ठीक है, सर्कुलर और हेलिक्स पे ही चलो, जो सिलेबस में है उतना ही करो। वो सेमी सर्कुलर भी बन सकता है, वो है तो सर्कुलर ही। सेमी सर्कुलर तब बनेगा कि वही तो वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है ना, वो सर्कुलर बनाना चाहता है पूरा कंप्लीट। मैं समझ गया क्या कहना चाहती हूँ। ऑप्शन में सर्कुलर दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, कैसे तो उसमें देखो सर्कुलर को आप ज़्यादा प्रीफर करोगे। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो सर्कुलर करो, ठीक है, तब सर्कुलर करो। अगर कुछ दे रखा है, यहाँ पे पाथ है, ऐसे कर रहा है, तब सेमी सर्कुलर कर दो। अगर कुछ डायग्राम वायग्राम दे ही नहीं रखा तो सर्कुलर लिखोगे ही, कि कोई चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रॉन वगैरह है, तो कैसा पाथ डिस्क्राइब करेंगे, सर्कुलर करेंगे। या तो फिगर दे रखा हो कुछ कंडीशन की, बाहर से एंटर कर रहा है कि अंदर ही था इलेक्ट्रॉन, हाँ तो ऐसे बनाना चाहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड छोटी सी ही है, तो बाहर जाके, यहाँ से जाके उसको मैग्नेटिक फील्ड खत्म, फोर्स लगना खत्म, सीधे चला जाएगा, तब पैराबोला बन गया। ठीक है, डिपेंड करता है ना केसेस क्या है। हाँ कुछ इसी टाइप का। कौन सा दिखाओ, ऊपर से पता नहीं चल रहा। हाँ ये चलो इसमें लिखो यार, पॉइंट बना के लिखिए। द एडी करेंट्स द एडी करेंट्स the eddy currents can be reduced by using laminated core by using laminated core हाँ laminated core, उसके आगे लिखिए which instead of a single solid mass which instead of laminated core को अंडरलाइन कर दो, क्योंकि अगर आता है तो आप केवल लेमिनेटेड कोर भी लिख के आ सकते हो, पूरे नंबर भी लेंगे। ठीक है, which instead of a single solid mass consists of thin sheet of metal insulated from each other ये डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम बनाना चाहो तो यहाँ पे अगर एडी करंट जनरेट हुए होंगे तो कैसे, इसमें इस टाइप से सर्कुलर टाइप में ऐसे, इसमें अलग हुए होंगे, इसमें अलग हुआ होगा, इसमें अलग हुआ होगा, इसमें अलग हुआ होगा। ठीक है, सब में अलग अलग एडी करंट जनरेट हुए होंगे। ओवरऑल एडी करंट इतना पोर्शन वाला बच रहा है ना, जहाँ पे लेमिनेटेड, तो कुछ तो कम हुआ, बहुत कुछ कम हुआ हमारा। ठीक है, आप सिंपल सा, आपसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट आर द मेथड बाई अडॉप्टिंग विच मेथड वी कैन रिड्यूस एडी करंट बाई यूजिंग लेमिनेटेड कोर, सिंपल सा। ठीक है, मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, ऐसे होता है, वार्निश लगाते हैं। ठीक है, आप सिंपल सा लिख के आना, लेमिनेटेड कोर। समझ में आया इतनी चीज़। अब यूजेस लिख लो भाई, एप्लीकेशन ऑफ ईडी करेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट, एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट। पहली एप्लीकेशन क्या है, इंडक्शन फर्नेस, पहली एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, वही बताया ना मैंने,
ईडी करंट्स जनरेट करवाए जाते हैं, वो हीट जनरेट करता है भाई। इंडक्शन फर्नेस, भाई ईडी करंट आ क्यों रहा है? इंडक्शन की वजह से ही तो आ रहा है। तो इंडक्शन फर्नेस में ईडी करंट जनरेट करवाए जाते हैं, वो हीट जनरेट करते हैं और उनको क्या किया जाता है, फर्नेस में पकाया जाता है ना चीज़ों को, भट्टी जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ को पिघलाना हो तो मेटल्स को पिघलाने के काम आता है। फिर बाकी बस नाम ही लिखो बस। फर्स्ट एप्लीकेशन इंडक्टेंस फर्नेस। सेकंड लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, ये तो बता ही चुका हूँ मैं। डैम्पिंग मतलब रोकने के लिए किसी चीज़ को, ठीक है, हाँ एनर्जी लॉस करने के लिए। थर्ड इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ये भी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में भी यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स का मतलब भाई हमें पता नहीं डैम्पिंग बना के क्रिएट करते हैं, तो डैम्पिंग हमने उस तरीके से यूज़ कर लिया, कुछ ऐसा सर्किट डिज़ाइन किया कि इसका एडी करंट का यूज़ हमने करके डैम्पिंग करवा के रुकवा दिया अपना व्हीकल को, ट्रेन वगैरह में जैसे करते हैं, ठीक है। स्पीडोमीटर में यूज़ होते हैं, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में भी यूज़ करते हैं। इंडक्शन मोटर, नेक्स्ट लिखिए इंडक्शन मोटर। ऐसे कई सारे यूजेस हैं। ये तुम्हारे एनर्जी मीटर्स होते हैं, बिजली वाले जो मीटर, इसमें भी एडी करंट का यूज़ है, ठीक है। 3-4 लिख लो, ज़्यादा या फिर सभी लिखना चाहो लिख सकते हो। एनर्जी मीटर्स, एनर्जी मीटर्स। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा हाउ एडी करंट्स आर यूज्ड बाय इन मेकिंग एनर्जी मीटर्स, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमसे, बस एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, डिफिनीशन क्या होती है, ज़्यादा डिफिनीशन पूछ लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर जो है फिनिश हुआ है। टाइम देखो बचा है कि नहीं। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, कोई तुम्हें डाउट हो, किसी को डाउट हो पूछ सकते हो। हाँ, हिमांशु शायद नहीं है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तुम्हारा डाउट है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो कैसा पाथ फॉलो करेगा। तो देखो